सबको। हेलो बच्चों, आज हम लोग ख्याति तथा नए साझेदार के प्रवेश पर अंतिम पार्ट यानी भाग 4 का अध्ययन करेंगे। इसमें नए साझेदार के प्रवेश पर न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन लेंगे, उदाहरण लेंगे, जिसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि क्या क्या कौन कौन से खाते बनते हैं, इसकी हम लोग स्टडी करेंगे। तो बच्चों, ख्याति तथा नए साझेदार के प्रवेश में भाग 4 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कि साझेदारों के प्रवेश पर कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। एक पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते, रोकड़ खाता और आर्थिक चिट्ठा। सवाल जब आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में या उसमें, तो आपसे कहा जाता है कि भाई नए साझेदार के प्रवेश पर आवश्यक खाते बनाइए। तो आवश्यक खाते में यही खाते आते हैं: पुनर्मूल्यांकन, साझेदारों के पूंजी खाते, रोकड़ खाता और आर्थिक चिट्ठा। या फिर आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नए साझेदार के प्रवेश पर आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां करिए तथा आर्थिक चिट्ठा बनाइए। तो हमें वहां पे जनरल प्रविष्टि करनी होती है और आर्थिक चिट्ठा बनाना होता है। तो आज हम लोग नए साझेदार के प्रवेश पर इस न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को देखेंगे। तो इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया। उस उदाहरण को देखिए आप कि मान लीजिए एक्स और वाई एक फर्म में साझेदार हैं। वे 2:1 के अनुपात में लाभ हानि का वितरण करते हैं। 31 मार्च 2019 को उनका आर्थिक चिट्ठा ये है। ये एक फर्म का चिट्ठा है। हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि साझेदार का प्रवेश साल के अंत में जब हमारा अकाउंट क्लोज हो जाता है तो 1 अप्रैल को हम उसको एडमिशन देते हैं। वर्ष के बीच में भी एडमिशन होता है, विषम परिस्थितियों में होता है, उस समय खाते सब खुले होते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में हमारा एडजस्टमेंट बढ़ जाता है। लेकिन नॉर्मली जो नया साझेदार प्रवेश करता है वो क्लोजिंग डेट के अगले दिन यानी 1 अप्रैल को करता है। तो 31 मार्च की बैलेंस शीट हमको मिलती है साल के क्लोजिंग डेट की, और उसी बैलेंस शीट को अपडेट करते हुए हम नए साझेदार को आसानी से प्रवेश दे देते हैं। इसी तरीके से अगले चैप्टर में जब हम रिटायरमेंट पढ़ेंगे तो रिटायरमेंट भी लास्ट के अंत में होता है, विषम परिस्थितियों में बीच में भी होता है, विवाद हो जाए तो उसके बीच में भी होता है। तो इसलिए जो पुनर्गठन का काम होता है वो ज़्यादातर 31 मार्च यानी क्लोजिंग डेट को ही किया जाता है। तो क्लोजिंग डेट के दिन या उसके अगले दिन हम पुनर्गठन का काम कर लेते हैं। तो 31 मार्च का ये बैलेंस शीट है, जिसमें फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारे पास 20,000 की है, फर्नीचर 6,000 का है, डेप्टर्स हमारे पास 60,000 के हैं, कैश हमारे पास 12,000 का और स्टॉक हमारे पास 12,000 के हैं। इधर हम देखेंगे कैपिटल एक्स और वाई। हमने 2 पार्टनर का संकल्पना करके इस क्वेश्चन को सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे 2 पार्टनर हमने लिया है, तीसरा पार्टनर हम एडमिट करेंगे तो टोटल फर्म में हो जाएंगे, नई फर्म में 3 पार्टनर हमारे हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक्स और वाई, उनकी कैपिटल 40,000 और 30,000, टोटल यहाँ पे 70,000। फिर यहाँ पे जनरल रिजर्व एक हमने लिया हुआ है, क्योंकि जनरल रिजर्व का हम बंटवारा कैसे करेंगे ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। तो 24,000 लिया है। और क्रेडिटर हमारी जो आउटसाइड लायबिलिटी है वो 16,000 रुपये हमारा हो गया। तो टोटल हमारा हो गया 1,10,000, 1,10,000। ये हमारी बैलेंस शीट है। अब हम देखेंगे कि एडमिशन के टाइम पे उसकी शर्तें क्या क्या हैं, साझेदार और पुराने साझेदारों के बीच में क्या क्या डिसाइड हुआ है, ये हम देखेंगे। तो इसमें एक्स और वाई ने जेड को निम्नलिखित शर्तों के साथ फर्म में प्रवेश देने का फैसला किया है। तो अब देखिए यहाँ पे जेड 21,000 रुपए लेकर के आएगा। 21,000 रुपए में 9,000 रुपए तो उसकी गुडविल हो गई, तो यानी 12,000 रुपए जो बच रहे हैं ये 12,000 रुपए उसके कैपिटल के हो जाएंगे। तो बच्चों ये कंपोजिट अमाउंट है। 21,000 टोटल लेकर के आएगा, टोटल में से 9,000 उसके ख्याति के हिस्से के हो जाएंगे, तो 12,000 रुपए उसके कैपिटल के हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया। शेयर उसको मिलेगा 1/4 भाग। लेकिन ये नहीं बताया गया है कि कंडीशन क्या होगी, कौन कितना देगा। हमने आपको डिस्कशन में भी बताया था पिछले भाग में कि पुराने साझेदार में से कोई भी साझेदार अपना शेयर देने से मना भी कर सकता है, या फिर दोनों साझेदार के एक निश्चित रेशियो में दे सकते हैं, और या फिर अगर कोई जानकारी हमारे पास नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम ये मान लेंगे कि जो उनका पुराना रेशियो है उसी अनुपात में वो नए साझेदार को शेयर सैक्रिफाइस करेंगे। तो कुल मिलाकर के जेड को 1/4 भाग पाना है। अब यहां पे देखिए क्या क्या कंडीशंस हैं। सामान्य संचय का 50% बैड डेट्स के लिए रिजर्व करना है, यानी जो हमारे पास जनरल रिजर्व है
उसमें से 50% का यूज हमको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स करना है, यानी डेप्टर्स पे प्रोविजन लगाना है। और बाकी का जो 50% बचेगा ये फ्री रिजर्व हो गया, अनक्लेम्ड हो गया, ये पार्टनर्स को हम डिवाइड कर देंगे। इसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने पिछले पार्ट में किया हुआ था कि हम जनरल रिजर्व का एंट्री कैसे करेंगे, उसका डिवाइडेशन करेंगे और उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। इस फर्नीचर पर 5% की दर से यहाँ पे डेप्रिसिएशन का प्रोविजन करना है। तो ये रिवैल्यूएशन है, तो रिवैल्यूएशन को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेकर के जाएंगे। इसके बाद स्टॉक का पुनर्मूल्यांकन 10,500 रुपए, तो स्टॉक का मूल्य भी चेंज हो रहा है। तो पहले 12,000 रुपए था, 10,500 रुपए हो रहा है नई वैल्यू, तो 1,500 रुपए का वैल्यू कम हो रही है, उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेके जाएंगे। अब लिखा हुआ है कि उपर्युक्त के संबंध में आवश्यक खाते बनाइए। तो वही बच्चों, आवश्यक खाते का मतलब हो गया कि अब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे नई फर्म का। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन की बात करें तो रिवैल्यूएशन में देखिए 2 कंडीशंस यहां पे रिवैल्यूएशन की आई हैं। एक फर्नीचर का आया है और एक स्टॉक का आया है। एक 50% बैड डेट्स बनना है, लेकिन ये जनरल रिजर्व से बनेगा, तो इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। ये जनरल रिजर्व से माइनस होगा और फिर उसके बाद जो बचेगा वो हम पार्टनर को डिवाइड कर देंगे, अगर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है तो। लेकिन यहां पे 2 रिवैल्यूएशन ऐसे हैं हमारे जो सीधे रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे और वहां से एडजस्ट होकर के कैपिटल अकाउंट में फाइनली एडजस्ट होंगे। तो यहां पर 5% फर्नीचर पे हमें लेना है और स्टॉक का मूल्यांकन 10,500 रुपए लेना है। अब यहां देखिए, तो ये दोनों हमारे लॉस हैं। प्रोविजन हमारे डेप्रिसिएशन पे बनाना है। हमने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट में बताया था कि ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, इसमें हमें लॉस इधर लिखना है और प्रॉफिट हमको इधर लिखना है। तो 2 रिवैल्यूएशन हमारे हो रहे हैं, 2 अपडेट हमारे एसेट्स के हो रहे हैं। एक डेप्टर्स पे 5%, तो डेप्टर्स पे 5% हमारा, सॉरी फर्नीचर पे आपका 5%, तो टोटल 6,000 का फर्नीचर है हमारा। तो 6,000 का 5% जब निकालेंगे हम तो ये 300 रुपए बच्चों ये आएगा। और स्टॉक हमारा पहले था 12,000 रुपए का और अब हो गया 10,500 रुपए, तो ये 1,500 रुपए का लॉस हमारा हो रहा है, यानी स्टॉक की वैल्यू 1,500 रुपए कम हो रही है। तो टोटल हमारा हो गया 15,3,1800। क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट हमारा नहीं है, यानी कोई ऐसी एसेट्स नहीं है जिसकी वैल्यू हमारी बढ़ रही हो। अगर एसेट्स की कोई वैल्यू बढ़ रही होती तो क्रेडिट साइड में हमारा प्रॉफिट आता। तो ये हमारा 1,800 रुपए का रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है। ये हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में और ओल्ड रेशियो में। तो ये 1,800 रुपए हम डिवाइड कर देंगे 2:1 में, यानी 2/3 और 1/3। तो ये हम डिवाइड करेंगे तो ये 600 आएगा। तो 600 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। और 600 को जो है 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 600 आ जाएगा। तो इस तरीके से 1,800 रुपए जब हम डिवाइड करेंगे तो 1200 और 600 रुपए ये ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया, ये आपका बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको हम ले करके चलेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब हम अगले बात कर रहे हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और उसके मेथड के बारे में हम लोगों ने पहले चैप्टर में डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने डिटेल बताया था कि कौन कौन से अकाउंट मेथड होते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल मेथड हमारा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है, जिसमें पार्टनर्स का एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा और उसी में सारे एडजस्टमेंट हमारे होंगे, यानी कैपिटल का भी एडजस्टमेंट होगा और साथ साथ हमें सारी एंट्री भी उसी में करनी होगी। तो अब यहां पे देखिए, सबसे पहले हम कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे। ये बैलेंस हमारा पुरानी बैलेंस शीट में है, जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम लोगों ने लिया है बैलेंस शीट में। तो उसमें कैपिटल 40,000 और 30,000। अब बाई कैश अकाउंट 12,000। नया पार्टनर 21,000 रुपए लेकर के आ रहा है, तो 21,000 रुपए में से 12,000 रुपए तो उसकी कैपिटल हो गई। अब बचा 9,000 रुपए, वो 9,000 रुपए उसका ये प्रीमियम हो गया। ये प्रीमियम जो डिवाइड किया गया है, ये सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड किया गया है। कोई इंफॉर्मेशन अगर नहीं दी गई है बच्चों, तो फिर जो पुराना रेशियो होता है वही सैक्रिफाइस रेशियो होता है। यह माना जाता है कि पार्टनर जिस रेशियो में अपने प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, उसी रेशियो में वो सैक्रिफाइस भी करेंगे, अगर कोई रेशियो सेट नहीं किया गया है तो
तो यहाँ पे पुराना रेशियो 2:1 है, तो 2:1 में 9,000 रुपए को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ भी 2/3 और 1/3 हो जाएगा। तो जब हम इसको निकालेंगे तो 9,000 को, तो ये कटेगा इससे, तो 3,000 होगा। और एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों इस तरीके से 9,000 रुपए जो गुडविल है उसको हम लोग 2 और 1 में डिवाइड कर लिया। पुराना रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो था, क्योंकि रेशियो का जो है कोई नया हमारे पास संकेत नहीं है कि उन्होंने कोई नया एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ है, इसलिए हम ये मान लेंगे कि वो अपने पुराने रेशियो में ही त्याग करेंगे। इसके बाद जनरल रिजर्व देखिए, जनरल रिजर्व हमारे पास था 24,000 का। 24,000 में से 12,000 हमारा 50% चला गया डेप्टर्स के प्रोविजन में, बचा हमारा 12,000। उस 12,000 को हमने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। हमने आपको बताया था कि जनरल रिजर्व हमारा पुराने पार्टनर्स के द्वारा रिजर्व किया गया है फर्म में, उनके लाभ के हिस्से को संचय किया गया है कि भविष्य में जब कोई वित्तीय संकट फर्म के सामने आता है तो उस समय इस रिजर्व का हम प्रयोग करें। जैसे आज एक वित्तीय संकट हमारे पास आया कि देनदार का 50% हमको नहीं मिलने वाला है, तो ऐसी परिस्थिति में उस 50% जनरल रिजर्व का 50% यानी 12,000 रुपए का अमाउंट हमको देनदार से नहीं मिलने वाला है, तो वो प्रोविजन हमने जनरल रिजर्व से लिया। अगर जनरल रिजर्व से नहीं लेना होता तो वो हमें रिवैल्यूएशन से हम लेते, तो रिवैल्यूएशन में हम लेकर जाते और फाइनली वो पार्टनर को लॉस होता। तो यहां पर 12,000 रुपए हमारा चला गया उसमें डेप्टर्स के प्रोविजन में। तो अब हमारा बच्चा जो है 12,000, उस 12,000 को हमने पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया बच्चों। तो ये 8,000 और 4,000 2:1 में, जैसे इसको डिवाइड किया ऐसे इसको ही 12,000 है। 12,000 ये डिवाइड हो जाएगा 2/3 और 1/3 में, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 4 दूनी 8,000 और 4 एकम 4, 4,000 रुपए। तो ये हमारा डिवाइडेशन हो गया। इसके बाद देखेंगे रीवैल्यूएशन लॉस जो हमारा हुआ था, कितने का हुआ था? 1,800 रुपए का। जो पिछले अकाउंट में हमारा रीवैल्यूएशन लॉस हुआ था ये 1,200 और 600 का, ये हम ले करके जाएंगे पार्टनर कैपिटल में। तो अगले अकाउंट में जब ले करके जाएंगे तो हम साइड को चेंज करेंगे। अगर ये लॉस है तो पार्टनर का डेबिट साइड में लेकर के जाएंगे, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पे लॉस डेबिट साइड में हमने लिखा 1,200 और 600। जेड के किसी कॉलम में कोई अमाउंट नहीं लिखना है कैपिटल को छोड़ के, क्योंकि आज से पहले के किसी भी अपडेटेशन के लिए नया पार्टनर जिम्मेदार नहीं है, इसलिए उसको कैपिटल जो ले करके आ रहा है उससे उसका कैपिटल अकाउंट ओपन होगा, नए साझेदार के रूप में वो प्रवेश करेगा। अब आज के बाद जब बिजनेस चलेगा तो उसमें उसकी लायबिलिटी बनेगी और उसमें उसका शेयर बनेगा। इसके बाद बच्चों डेबिट साइड का टोटल हम करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, और क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस कर देंगे। जो बैलेंस हमारे पास आएगा उस बैलेंस को हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे ये 40,000, 6,000, 8,000 हम लोगों ने जोड़ लिया, 54,000, ये 30,000, 3,000, 4,000 हमने जोड़ लिया, ये 37,000 रुपए, और ये 12,000 रुपए के अलावा और कोई अमाउंट नहीं है, तो ये 12,000 रुपए। अब यहाँ पे डेबिट साइड में जेड का कोई वो नहीं है डिटेल, तो हम 12,000 में से 12,000 ही उसका बैलेंस हो जाएगा। अब 37,000 वाई का क्रेडिट टोटल है और डेबिट टोटल उसका 600 रुपए है, तो 37,000 में से 600 माइनस कर देंगे तो उसका बैलेंस हमारा आ गया 36,400 रुपए। इसी तरीके से 54,000 रुपए बन रहा है एक्स का टोटल। 54,000 रुपए में से हम 1,200 रुपए माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 52,800 रुपए। तो बच्चों ये हमारा हो गया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हम ये देखेंगे कि कैश में क्या चेंज आया। तो कैश में 2 अमाउंट वो लेकर के आया है, तो 2 अमाउंट, एक प्रीमियम फॉर गुडविल और एक लेकर के आया है वो कैपिटल। तो 12 और 9, 21,000 रुपए लेकर के आया है। तो 12,000 रुपए वो हो गया कैपिटल जेड का, और 9,000 रुपए प्रीमियम हो गया, जो सैक्रिफाइस रेशियो में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को डिवाइड कर दिया हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पुराना बैलेंस हमारे पास यानी फर्म में पहले से कितने रुपए हैं? 12,000 रुपए हैं। तो पहले से जो अमाउंट हमारे पास होता है उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं बच्चों? बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस बीडी वर्ड हमने लिखा 12,000 रुपए। 2 नए अमाउंट हमको मिल रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल 9,000 रुपए और जेड की कैपिटल 12,000 रुपए।
तो इनका हम टोटल करेंगे तो ये टोटल हमारा आ गया 33,000। कोई खर्चा नहीं हुआ, कोई विड्रॉल नहीं हुआ है पार्टनर के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा टोटल हो रहा है वही हमारा बैलेंस हो जाएगा। यानी अब हमारे पास कैश जो हो गया वो हो गया 33,000। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट हमारी 1 अप्रैल को बन रही है एज एट, क्योंकि पार्टनर 1 अप्रैल को एडमिट हो रहा है तो 1 अप्रैल को हमारी बैलेंस शीट बन रही है। इसको हम लोग न्यू बैलेंस शीट कहते हैं। पुरानी बैलेंस शीट पुराने पार्टनर के बीच में थी, आज ये बैलेंस शीट अब एक्स वाई एंड जेड के बीच में बन रही है। तो ये तीनों पार्टनर के बीच में, इसीलिए हम इसको कहते हैं नई फर्म की पहले बैलेंस शीट, या इसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ये नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा है। अब इसमें देखिए क्या क्या चेंजेज आए हैं। जो कैपिटल पार्टनर की सेट हुई, एक्स की कैपिटल अब हो गई 52,800, वाई की कैपिटल अब हो गई 36,400। कैपिटल अकाउंट हमने बनाया, उसमें जो एडजस्टमेंट किया, उसके बाद फिर जो ये हमारा कैपिटल बैलेंस निकला वो हम यहाँ पर बैलेंस शीट में लेके आ रहे हैं। और जेड लेकर के आ रहा है कैपिटल के रूप में कितना, 12,000 रुपए। तो टोटल हमारा हो गया 1,01,200 रुपए। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं था तो सीधे 16,000 रुपए हमने यहाँ पे लिख लिया। इसी प्रकार फ्री होल्ड एसेट्स में कोई चेंज नहीं है, तो जो चेंज नहीं है उसको हम पुरानी बैलेंस शीट से नई बैलेंस शीट में सीधे ले आएंगे। उसमें कोई चेंज अगर नहीं है तो सीधे वही एसेट्स और लायबिलिटी का जो बैलेंस है वो हम सीधे ट्रांसफर करेंगे। फर्नीचर देखिए 6,000 रुपए का था, 5% हमारा प्रोविजन हो गया, तो प्रोविजन 300 रुपए माइनस किया, 5,700 हमारा बैलेंस बच गया। इसके बाद देखिए स्टॉक हमारा पहले 12,000 का था, 1,500 रुपए का डिक्लाइन हुआ, मतलब कम आया हुआ, तो वैल्यू कम हुई। तो अब बची वैल्यू कितनी, 10,500 रुपए। इसका डेप्टर्स देखो बच्चों, हमारे पास 60,000 रुपए का डेप्टर्स था, लेकिन यहाँ पे डेप्टर्स की वैल्यू का परसेंटेज, क्वेश्चन में 2 तरीके से प्रोविजन पूछा जाता है। तो डेप्टर्स की वैल्यू का परसेंटेज यहाँ पे हमने नहीं लिया। अगले क्वेश्चन जब हम एंट्री करेंगे तो उसमें हम अगले क्वेश्चन में ले लेंगे कि डेप्टर्स की वैल्यू का परसेंटेज कैसे होगा। आज हम लोगों ने रिजर्व का परसेंटेज लिया हुआ है। तो रिजर्व हमारे पास 24,000 का था, 24,000 का 50% यानी 12,000 रुपए का हमारा जो रिजर्व बना है वो देनदारों के लिए बनाया गया। यानी इतना कंफ्यूजन है कि इतना अमाउंट हमको नहीं मिलेगा। तो बेटा बैलेंस शीट में रिलाइजेबल वैल्यू लिखी जाती है। तो अगर कोई प्रोविजन है तो ये एडजस्ट होगा, मिल गया तो कम कर लेंगे, और अगर मान लीजिए नहीं मिलता है तो ये हम ऑलरेडी इसको एडजस्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे ही कोई लॉस हमारे पास हो रहा है हमें तुरंत उसका प्रोविजन और एडजस्टमेंट करना है। अगर लॉस पता चल रहा है तो उसके बारे में हमें पहले से प्रोविजन करके उसको राइट ऑफ करना होता है। तो यहाँ पे 50% हमारा जनरल रिजर्व का वो हमने बैड डेट्स के लिए प्रोविजन बना दिया। बचा कितना हमारा, 60,000 में से 12,000 घटा दिया हमने, 48,000 हमारा बच गया। इसके बाद कैश, हम लोगों ने कैश अकाउंट में कैलकुलेट किया तो टोटल हमारा कैश हो गया 33,000। अब बच्चों हम टोटल कर लेंगे। टोटल हमारा बैलेंस शीट अगर मैच कर गया, इसका मतलब हमारे सारे एडजस्टमेंट सही हो गए। इस तरीके से अब पार्टनर हमारा एडमिट हो गया। तो बच्चों ये हमारे आवश्यक खाते बनाने होते हैं जिनको हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तथा साथ में कैश अकाउंट हम बनाते हैं कैश के कैलकुलेशन के लिए। अब आइए इसी क्वेश्चन को जनरल एंट्री कौन कौन सी होगी उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो जनरल एंट्री हम बच्चों आप एक साथ एक फॉर्मेट में कर सकते हो, लेकिन हमने जो यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है वो गुडविल की जनरल एंट्री अलग हम कर रहे हैं, जनरल रिजर्व की अलग कर रहे हैं, और इसके बाद फिर देखिए गुडविल की, रिवैल्यूएशन की और जनरल रिजर्व की, ये 3 तरीके की जनरल एंट्री हम लोगों ने डिवाइड किया है। आप क्वेश्चन में एक साथ भी कर सकते हो, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गुडविल में बच्चों दो जनरल एंट्री हमारी बनेगी, एक कैश लाने की बनेगी और दूसरी सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड करने की बनेगी। तो कैश वाली एंट्री यहाँ पे हमारी कौन सी बन रही है, कैश अकाउंट डेबिट 21,000 रुपए, प्रीमियम फॉर गुडविल 9,000 रुपए और जेट कैपिटल 12,000 रुपए। क्योंकि 2 अमाउंट वो कंपोजिट लेके आ रहा है, एक कैपिटल लेके आ रहा है और एक अमाउंट गुडविल के लिए ला रहा है। तो 21,000 में 9,000 रुपए गुडविल के लिए हो गया और 12,000 रुपए कैपिटल के लिए हो गया। एक साथ हम एंट्री बनाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू जेट्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन हमारा हो जाएगा गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट इन कैश बाई जेट। इसके बाद देखेंगे
वो जो प्रीमियम अकाउंट है उसको हम डेबिट करेंगे तो बच्चों प्रीमियम खाता हमारा क्लोज हो जाएगा और ये अमाउंट हमारा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा सैक्रिफाइस रेशियो में। यानी जिन पार्टनर्स ने शेयर सैक्रिफाइस किया है नए पार्टनर को, उनको ये मिलेगा, क्योंकि दोनों पार्टनर ने शेयर सैक्रिफाइस किया है और पुराने रेशियो में किया है, तो ये 2:1 में हमारा ये बढ़ जाएगा। तो 9,000 को जब डिवाइड करेंगे हम तो 6,000 और 3,000 रुपए आएंगे। एंट्री हमारी क्या बनेगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। ये प्रीमियम को हम डेबिट कर रहे हैं और सैक्रिफाइसिंग को हम क्रेडिट कर रहे हैं। रेशियो हम कैलकुलेट करते जब हमारे पास नया रेशियो होता, पुराना रेशियो होता, उसमें चेंज आता, क्योंकि पुराने रेशियो में ही पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है, इसलिए हमने पुराने रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया। यानी पुराना रेशियो ही इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो है। बच्चों अब हम बात करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज की, कि नई फर्म में रिवैल्यूएशन के लिए कौन कौन सी एंट्री हमें करनी है। तो 2 रिवैल्यूएशन हमारे पास है, एक है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर और दूसरा है स्टॉक की वैल्यू हमारी 1500 रुपए कम हो रही है। 300 रुपए का प्रोविजन हमको करना है। तो 11th क्लास में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ाई की थी, जिसमें हम लोगों ने 3 मेथड पढ़े थे, एक एसेट्स अकाउंट मेथड पढ़े थे और एक हम लोगों ने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेथड पढ़ा था, एक एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट मेथड पढ़ा था। तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड हमें यूज करना है, तो यही नाम यहाँ पे वर्ड लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट। और फिर बैलेंस शीट में भी हमने माइनस किया तो वहां पे हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा। अगर ये एसेट्स अकाउंट होता तो यहाँ पे हम सिर्फ लिखते डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो इस तरीके से मेथड के अकॉर्डिंग हमें एंट्री करनी होती है। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 300 रुपए का और स्टॉक का जो वैल्यूएशन किया हमने वो 1500 रुपए। तो टोटल जो हमारा लॉस हो रहा है वो 1800 रुपए का हो रहा है। ये 1800 रुपए हम पार्टनर से रिकवर करेंगे। तो यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें हमने सी को इन्वॉल्व नहीं करना है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि नए पार्टनर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एडमिशन के दिन से स्टार्ट होगा, उससे पहले की किसी भी लायबिलिटी के लिए या लॉस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में एक्स और वाई के ओल्ड रेशियो में हम इसको डिवाइड कर देंगे। जो 2:1 है, 2:1 में जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 1200 और 600 आएगी। तो बच्चों पूरी एंट्री जो बनेगी वो बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200 रुपए, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 600 रुपए टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1800 रुपए। तो इस तरीके से रिवैल्यूएशन की हमारी 2 एंट्री बनी। एक जो हमारा लॉस हुआ, स्टॉक की वैल्यू कम हुई, दूसरा फर्नीचर पर जो हमारा प्रोविजन बना डेप्रिसिएशन के लिए, तो ये एक एंट्री हमारी बन गई। और दूसरी एंट्री बन गई उस लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की, तो वहां पर हम उसको डेबिट करेंगे। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे रिजर्व की, कि फर्म में जो पुराने रिजर्व हैं उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। तो रिजर्व का ट्रीटमेंट में रिजर्व हमारे पास 24,000 रुपए था, जिसमें 12,000 रुपए का प्रोविजन बन गया डेप्टर्स के लिए। मतलब रिजर्व का 50% प्रोविजन बन गया डेप्टर्स के लिए। तो हमारी जनरल एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल अकाउंट। इस तरीके से 12,000 रुपए तक का रिजर्व का अकाउंट हमारा क्लोज हो गया और ये 12,000 रुपए चला गया प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट्स के लिए। इसके बाद फिर बाकी जो 12,000 रुपए बचा, उस 12,000 रुपए को हम लोगों ने पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया। ओल्ड रेशियो 2:1 था, 8,000 रुपए और 4,000 रुपए हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। तो इस तरीके से 24,000 रुपए का जो हमारा जनरल रिजर्व था वो अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। अब वो नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा, क्योंकि भविष्य में विवाद ना हो, ऐसी परिस्थिति में रिजर्व का ट्रीटमेंट किया जाता है। क्योंकि रिजर्व अब नए रेशियो में बनेगा, तीनों पार्टनर के कंट्रीब्यूशन से बनेगा, एक्स, वाई और जेड के कंट्रीब्यूशन से बनेगा। ऐसी परिस्थिति में एक्स और वाई के द्वारा जो रिजर्व बनाया गया है उस रिजर्व को हम लोग एक्स और वाई को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर डिस्ट्रीब्यूट वो नहीं करना चाह रहे हैं, एक्स और वाई, जेड एग्री हो रहा है, तो उसके लिए गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो यूज होगा और उतना नए पार्टनर को कंपेंसेट करना पड़ेगा। लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमें रिजर्व को पुराने पार्टनर को पुराने रेशियो में क्रेडिट कर देना है। तो इस तरीके से यहां पर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, रिमेनिंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन
ओल्ड रेशियो। रिमेनिंग का मतलब जो पहले वाला रिजर्व था, जो आधा रिजर्व चला गया वो प्रोविजन में चला गया, आधा जो रिजर्व है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हमने जनरल एंट्री के पूरे 3 पार्ट किए, जिसमें एक गुडविल का एंट्री हम लोगों ने किया, एक रिवैल्यूएशन का एंट्री हम लोगों ने किया, और इसके बाद फिर जनरल रिजर्व का एंट्री किया। ये 3 मेजर चेंजेज होते हैं जब हम किसी फर्म का पुनर्गठन करते हैं, क्योंकि जब फर्म का पुनर्गठन करेंगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, रिवैल्यूएशन होगा एसेट्स और लायबिलिटी का, और रिजर्व का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक रिजर्व पुराने रेशियो में बना हुआ है, अब वो रिजर्व नए रेशियो में बनेगा। तो ऐसी परिस्थिति में पुराने रेशियो में बना हुआ रिजर्व या तो क्लोज कर दिया जाएगा या फिर गेनिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कंट्रीब्यूट करके, कंपेंसेट करके उस रिजर्व को मेंटेन करेंगे। तो ये हमारा 3 मेजर चेंजेज होते हैं जो कि एडमिशन के टाइम पे एंट्री में होते हैं। इसके बाद बच्चों अब आता है आपका कि एडमिशन का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसका पूरा अभ्यास करिए, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता दिया गया, कैपिटल एडजस्टमेंट के का कैसे कैसे करना है ये पूरा एडजस्टमेंट सिस्टम आपको बता दिया। आगे अभी और कैपिटल एडजस्टमेंट हम लेंगे जब रिटायरमेंट के टाइम पे होगा, क्योंकि कंडीशन हमें रिक्वायर करनी होती हैं, कंडीशन हमको रीड आउट करनी होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमको एंट्री करनी होती हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज आपका सेकेंड चैप्टर पर नए पार्टनर का प्रवेश और ख्याति का जो मूल्यांकन है इसका पूरा चैप्टर आपका समाप्त होता है। तो इस तरीके से बच्चों हम 2 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, एक सामान्य परिचय और खाते, और एक हमारा जो है वो नए साझेदार का प्रवेश। तो अब खूब अभ्यास करिए आप इसके संबंध में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करिए। इसके संबंध में दीक्षा एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लिया होगा, अगर डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपनी वर्चुअल क्लास या व्हाट्सएप क्लास के थ्रू आप अपने टीचर से पूछिए। प्रस्तुत कंटेंट ये आपका यूट्यूब पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग नाम से उपलब्ध है, इसे आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को देख करके अगर कोई शंका आपको आ रही है तो उसको आप दूर करिए। इसके साथ आपका सेकंड चैप्टर क्लोज होता है। अब हम लोग थर्ड चैप्टर में मिलेंगे जहां पे साझेदार के रिटायरमेंट की बात करेंगे। तब तक बच्चों धन्यवाद।